खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सुपर कॉप कहे जाने वाले नवनीत सिकेरा की। नवनीत सिकेरा का जन्म 1971 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हुआ था। वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। 1966 बैच के आईपीएस अधिकारी और यूपी पुलिस के आईजी नवनीत सिकेरा सोशल मीडिया पर ना काफी एक्टिव रहते हैं। वो इन सोशल मीडिया साइट्स के जरिए लोगों की कंप्लेंट भी सुनते हैं और उनकी मदद करने के लिए ना हर समय आगे रहते हैं। नवनीत सिकेरा कभी भी एक पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहते थे। वो हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। प्राइवेट स्टडी की बदौलत उन्होंने एक ही बार में आईआईटी का एग्जाम क्रैक कर लिया था। वो हमेशा से एक आईआईटीएन बनना चाहते थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे ना उनकी जिंदगी पूरी बदल जाती है। कुछ ऐसा होता है जिससे नवनीत आईआईटी छोड़कर पुलिस फोर्स में आ जाते हैं। एक बार उनके पिता को कुछ लोग अननोन नंबर से फोन करते हैं और फोन पर उनको जान से मारने की धमकी दे देते हैं। उनके पिता इस बात की कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर ना उनकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो पुलिस वालों ने उनके पिता की बेइज्जती कर उनको वहां से बाहर निकाल दिया। जब उनके पिता घर पर वापस पहुंचे तो उनका जो चेहरा था वो लटका हुआ था। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर नवनीत सिकेरा परेशान हो जाते हैं। इस घटना का नवनीत के जीवन पर ना बहुत गहरा असर पड़ता है। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिविल के एग्जाम्स पर ध्यान देंगे। इसके बाद बिना किसी कोचिंग की हेल्प से खुद के दम पर नवनीत सिकेरा ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। उनकी रैंक इतनी ज्यादा थी ना कि वो आसानी से आईएएस बन सकते थे, लेकिन उनका सपना आईपीएस बनने का था, इसलिए उन्होंने वही चुना। 29 वर्ष की उम्र में वो लखनऊ के एसएसपी बन गए। नवनीत का सपना तो पूरा हो गया, लेकिन अब वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। अब उन्हें बुरे लोगों का सफाया भी तो करना था। उनकी यही सोच उन्हें मुजफ्फरनगर ले जाती है। उस समय मुजफ्फरनगर ना बदमाशों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि लोग ना उसे अपराध की राजधानी भी कहने लगे थे। लोग वहाँ पर जाने से भी डरने लगे। वहाँ कई छोटे बड़े ग्रुप्स बन गए थे। गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी किया करते थे। उस इलाके में पुलिस का होना ना होना एक ही बराबर हो गया था। अगर अपराधियों को जेल भेजा भी जाता तो कुछ ही घंटों में ना वो रिहा हो जाते हैं। चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, ये सब मुजफ्फरनगर के लिए ना आम बात हो गई थी। और इसी खौफ को खत्म करने के लिए नवनीत सिकेरा ने प्लान बनाया कि वो स्पेशल कॉप्स की एक टीम बनाएंगे। उस टीम के साथ वो मुजफ्फरनगर पहुंचते हैं और मुजफ्फरनगर के हर एक बदमाश का सफाया करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते मुजफ्फरनगर में गुंडों का जो आतंक था ना वो खत्म होने लगा था और बहुत कम समय में नवनीत ने मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में अपनी एक अलग पहचान बना दी थी। नवनीत इसके बाद लोगों के बीच एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाने जाने लगे थे। उन्होंने यहाँ करीब 45 लोगों का सर्विलेंस के जरिए एनकाउंटर किया था। वो अपराधियों के फोन को ना ट्रेस कर बड़ी ही आसानी से उन तक पहुंच जाते। उस समय मुजफ्फरनगर में एक बिट्टू केल नाम का बदमाश था जो लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे लेता था। उसने कई डकैतियां, लूटपाट और मर्डर्स भी किए थे। पुलिस कई समय से ना उसको ढूंढ रही थी, लेकिन हर बार वो चालाकी से बच निकलता था और उसने अपने अंडर ना कई लोगों को रखा हुआ था जो हर बार उसका इल्जाम अपने सर ले लेते थे। और जब उसके आदमियों को पुलिस जेल में डालती थी ना तो वो उन्हें रिहा करवा लेता था। नवनीत उस पर कई समय से नजर रखे थे। वो उसके हर एक एक्शन को नोटिस कर रहे थे और उसके बाद एक दिन मौका पाकर उन्होंने बिट्टू केल के एक आदमी को ना अपनी तरफ कर लिया और उससे बिट्टू केल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। फिर एक दिन उन्होंने थाना भवन में बिट्टू केल का एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर से मुजफ्फरनगर का ना आधा क्राइम तो अपने आप ही खत्म हो गया था। इस एनकाउंटर की वजह से तत्कालीन डीआईजी चंद्रिका नारायण ने उन्हें नवनीत सिकेरा की जगह नवनीत शिकारी कहकर संबोधित किया और तब से मुजफ्फरनगर में उन्हें नवनीत शिकारी कहकर ही बुलाया जाता है। मुजफ्फरनगर के बाद उनकी जो पोस्टिंग है ना वो मेरठ में हुई। यहाँ भी अपराधी घटनाओं से लोग काफी परेशान थे, लेकिन जैसे ही नवनीत सिकेरा मेरठ आए ना तो उन्होंने सभी अपराधी गतिविधियों पर लगाम लगा दी। लोगों ने जिसके बाद राहत की सांस ली। मेरठ के बाद उनका ट्रांसफर लखनऊ में हुआ और यहाँ भी कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर का उनका सिलसिला जारी रहा। उस समय लखनऊ में ना गैंगस्टर रमेश कालिया का राज चल रहा था।
लखनऊ की जनता रमेश कालिया से ना बहुत परेशान थी। पुलिस भी ना उसे काफी समय से ढूंढ रही थी, लेकिन हर बार वो पुलिस की नजरों से ना बचकर निकल जाता था। लेकिन जब नवनीत लखनऊ पहुंचे और उन्हें गैंगस्टर रमेश कालिया के बारे में पता चला ना, तो उन्होंने उसे पकड़ने का एक प्लान बनाया। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चला कि 2 दिन बाद गैंगस्टर रमेश कालिया ना एक शादी में जाने वाला है। नवनीत को पता था कि अगर वो पुलिस की वर्दी में उसे पकड़ने जाएंगे ना, तो वो किसी ना किसी तरीके से बच निकलेगा। इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ शादी वाले कपड़े पहने और बारातियों में घुस गए। और फिर जब रमेश कालिया खाने के काउंटर पर था ना, तो पुलिस बारातियों के रूप में उसे दबोच लेती है। नवनीत सिकेरा अब तक 60 एनकाउंटर्स कर चुके हैं। 2001 में उन्होंने GPS GIS आधारित एक ऑटोमेटेड व्हीकल लोकेशन सिस्टम विकसित किया था। इसके लिए यूपी के उस समय के सीएम राजनाथ सिंह ने उन्हें 5 लाख का पुरस्कार दिया था। इसके साथ ही उन्हें 2005 से 2013 में पुलिस विभाग में उनके योगदान के लिए ना राष्ट्रपति पदक से भी नवाजा गया है। नवनीत सिकेरा के मन में महिलाओं के प्रति हमेशा से इज्जत और सत्कार की भावना रहती थी। वो हमेशा से ही समाज में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ कुछ करना चाहते थे और 2012 में उन्होंने अपने सपने को भी पूरा कर लिया। यूपी सरकार के साथ काम करते हुए नवनीत सिकेरा ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए ना एक हेल्पलाइन शुरू की, जिसका नाम है 1090 विमेन पावर हेल्पलाइन। इस हेल्पलाइन से पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कभी भी अगर किसी महिला या बच्चे को किसी भी तरह की समस्या होती है, तो वो इस नंबर पर कॉल करके अपराधी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। नवनीत सिकेरा ने अपनी मेहनत से ना उत्तर प्रदेश में पुलिस शब्द का मतलब ही बदल दिया और ऐसे ही एक बहादुर पुलिस वाले की कहानी दबंग 4 में दिखाई जाने वाली है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड राज स्टूडियोज को। आज तुम्हें एहसास होगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों नहीं होना चाहिए था।